Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Kashif Mazhar and I am the subject teacher of English for class 6th. During the course of this week, we have been discussing one of the most important parts of speech, the verb. We talked about a few of its types. We discussed auxiliary and modal verbs and transitive and intransitive verbs. Today we'll talk about main and or principal verb, and we will also discuss two of its categories, which are regular verbs and irregular verbs. That's all for today beta. After going through today's lecture, the students will be able to, आज के lecture के बाद आप इस काबिल होंगे कि understand what main verb is. आप समझ पाएँ कि main verb क्या होता है. Understand the function and placement of main verb in sentences. जुमलों में मेन वर्ब का क्या फंक्शन, उनका क्या काम होता है और उनकी प्लेसमेंट यानी वो जुमले में किस जगह रखे जाते हैं. नंबर 3, डिस्क्राइब टू इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ मेन वर्ब. आप दो अहम कैटेगरीज या दो अहम किस्मों के बारे में, मेन वर्ब की दो अहम किस्मों के बारे में उनकी वजाहत कर सकेंगे. एंड नंबर 4, नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्मेशन यानी उनकी बनावट के बारे में, उनके बनाने के तरीके के बारे में जान सकेंगे. मेन और प्रिंसिपल वर्ब बेटा. ऑल वर्ब्स अदर देन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स के अलावा जितने भी वर्ब्स हैं उनको हम मेन या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं. वी नो दैम एज द बेस ऑफ वर्ब्स. हम उनको वर्ब्स की बुनियाद या उनकी बेस कहते हैं. यानी प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज द बेस ऑफ वर्ब्स. ओके. The form of the verb to which we add an ending or which we change to get other forms is the main or base form of the verb or the principal verb. वर्ब की वो शक्ल जिसके आखिर में कुछ तब्दीली की जाती है या जिसको हम दूसरी फॉर्म्स, दूसरी हालतें हासिल करने के लिए तब्दील करते हैं, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं. सो दे आर वन एंड द सेम थिंग. The main verb or base form of verb or the principal verb is the term used for same thing. Examples of beta, he always speaks the truth. Speaks is our main verb in the sentence, has been placed after our subject he. Always is an adverb. Uh, there are a few adverbs that are placed in between our subject and form of verb. Adverb is such a part of speech. Always is such a word, an adverb. Number 2, she delivered an excellent speech today. Delivered is my main or principal verb, is the uh, base form of the verb and has been placed after the subject she. We will come to school in time. Come is again our main verb or principal verb, has been placed in between our subject after our subject and helping verb. वे के साथ जो विल है बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है. अगर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों हो देन वी प्लेस आवर फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर आवर हेल्पिंग वर्ब. मेन और प्रिंसिपल वर्ब. द टर्म मेन वर्ब रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस. जब हम मेन वर्ब की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं तो ये जुमले का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, उसकी तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं. द वन दैट टिपिकली शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट. ये ऐसा लफ्ज़ है जो सब्जेक्ट की या तो हालत की वजाहत करता है या वो एक्शन, वो फेल जो वो सर अंजाम देता है उसके बारे में हमें बताता है. मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन और दे कैन बी यूज विद अ हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब्स अकेले भी जुमले में एग्जिस्ट करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं. ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब का नाम भी देते हैं. इफ़ देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, अगर जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, द मेन वर्ब इज़ यूजुअली प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट. तो अमूमन फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, हमारा मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद प्लेस होता है. अगर जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर हमारा मेन वर्ब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद प्लेस किया जाता है. एग्जाम्पल्स हैं बेटा, दे हेल्प देयर फ्रेंड्स इन देयर स्टडीज़. दे इज़ आवर सब्जेक्ट, help is the main verb which has been placed after our subject they, and then we have our object their friends. Likewise in the second sentence, I play cricket in the evening. I is the subject of the sentence
place the main verb that I have placed after the subject, and cricket is the object in the sentence. If there is a helping verb, अगर जुमले में helping verb भी हो, the main verb is placed after the helping verb. तो फिर main verb को हम helping verb के बाद place करते हैं. He is running fast. Now he is the subject is helping verb. Running is my principal verb or the main verb of the sentence. So I have placed my main verb after the subject and helping verb. Fast is an adverb, beta. There is no object in the sentence despite we have an adverb fast, adverb of manner. So I have placed it because I do not have any object in the sentence. Number two, you have attempted your test. You is my subject, have helping verb, attempted is the main or principal verb that I have placed after the subject and helping verb. Categories of main verb. Main verbs can be divided into two categories on the basis of how they form the simple past or the past participle. इस बुनियाद पर कि मेन वर्ब्स किस तरह सिंपल पास्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और द पास्ट पार्टिसिपल विच इज़ ऑल्सो नोन एज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो अपनी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरह हासिल करते हैं, इस बुनियाद पर मेन वर्ब्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, विच आर रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स. इनमें एक रेगुलर हैं, दूसरे इरेगुलर हैं. रेगुलर वर्ब्स, verbs whose simple past, second form and past participles, third form are formed by adding d or ed to the base form are called regular verbs. वो तमाम verbs जिनकी second form और third form यानी simple past और past participle forms उनकी base form के आखिर में d या ed लगाने से हासिल हों, उन तमाम को हम regular verb कहते हैं. ठीक है. Bake, we added d at the end of the first form of verb bake, and we got baked and baked, which are the second or third form or the simple past past participle forms of the verb bake. Verb is bake is the first form, baked, and baked is the second and third form. Listen, listened, listened, like smile, smiled, smiled. You can see that both bake and smile and that e, so I have added d at the end of their first form, while the listen and at n, so I have added ed to have its second and third form. You have observed that I have second and third form that look the same. So how do we come to know that I have used the second or third form in a particular sentence? So beta, helping verb is that word which helps us in the recognition of the correct form of verb. अगर हमें हमारे पास किसी वर्ब की दूसरी और तीसरी या पहली और तीसरी फॉर्म सेम है या तीनों फॉर्म सेम है, तो जुमले में हेल्पिंग वर्ब की मौजूदगी से हमें ये पता चलता है कि हमने वर्ब को उसकी कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किस फॉर्म में इस्तेमाल किया है. वील प्रैक्टिस इट इंशाल्लाह टुमारो. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रिकग्निशन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस. उससे इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा. The simple past and past participle forms of regular verbs are the same. जो regular verbs की simple past और past participle forms हैं वो एक जैसी ही होते हैं. You can see that we have baked and listened and smiled and smiled, which are the same form of verbs. Second and third forms are the same. So तमाम regular verbs के साथ ऐसा ही मामला होता है क्योंकि सबके साथ d या ed ही add होता है. That's why we call them regular verbs. So their second and third forms are the same. Next beta, irregular verbs. Irregular verbs are those who do not follow the ed rule, that is we do not have their second or third form by adding ed. Irregular verbs वो होते हैं जो ed rule को follow नहीं करते, यानी हमें उनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ed लगाने से हासिल नहीं होती है उनकी बेस फॉर्म के साथ. Their simple past and past participles are formed in different ways. इनकी second और third form, simple past और past participle form हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल होती हैं. I have given three examples, beta. In the next slide, we will also be discussing the ways of formation of irregular verbs. लेकिन यहाँ just as an example, blow, blew and blown, go, went and gone, write, wrote and written. Okay, beta. Ways to form irregular verbs. Irregular verbs कैसे बनते हैं? We usually have the following ways to form irregular verbs. अमूमन हमारे पास मुदरजा झैल तरीके होते हैं जिनसे हम irregular verbs बना लेते हैं. पहला तरीका क्या है? All the three forms are the same. यानी base form, simple past form, past participle form ये तीनों एक जैसी हों. Like the verb bet.
we have second and third form, all the three forms same. Bet, bet and bet, and then shut, shut and shut. नेक्स्ट इज ऑल द थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट. पहली शक्ल क्या है, तीनों फॉर्म्स एक जैसी हो. दूसरी शक्ल ये है कि तीनों फॉर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट हो. बिगिन, बिगैन एंड बिगन, लाइकवाइज थ्रो, थ्रू एंड थ्रोन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ब्स इन विच वी हैव ऑल द थ्री फॉर्म्स डिफरेंट. ठीक है. फर्स्ट हमने कौन सा तरीका डिस्कस किया जिसमें तीनों फॉर्म्स सेम है, दूसरी में तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है. नंबर 3, फर्स्ट फॉर्म इज डिफरेंट एंड द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर द सेम. तीसरी सूरत ये है कि हमारे पास पहली हालत, पहली फॉर्म मुख्तलिफ है और दूसरी और तीसरी फॉर्म जो है वो एक जैसी हैं. लाइक बाय, बॉट एंड स्लीप, स्लेप्ट एंड स्लेप्ट. Bought and bought are the same forms, likewise slept and slept are the same forms, while buy और sleep जो base verbs हैं वो different हैं बाकी दोनों forms से. दूसरी तीसरी form same है, पहली different है. Again I would let you know कि how would we come to know that we have used the, let's suppose for example we can take the word of bought. If I have used the word bought, if there is no helping verb with the word bought, that is the second form of verb. But if I have the helping verb like has, have, had या will have और shall have, तो फिर मैं कहूँगा कि bought जो है वो अपनी perfect या थर्ड फॉर्म की हालत में इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज ये वो हेल्पिंग वर्ब हैं विच आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेज, एंड इन परफेक्ट टेंसेज वी ऑलवेज हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ आर वर्ब. नंबर 4, फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म्स आर द सेम एंड द सेकंड फॉर्म इज डिफरेंट. पहली और तीसरी फॉर्म एक जैसी हैं, दूसरी फॉर्म डिफरेंट है. लाइक कम, केम एंड कम. कम और कम पहली और तीसरी फॉर्म सेम है, केम बीच की फॉर्म डिफरेंट है. लाइकवाइज रन, रैन एंड रन. Run or run, first and third forms are the same, while the second form ran is different from the rest. Next बेटा, usage of regular and irregular verbs. Regular और irregular verbs का इस्तेमाल. Both regular and irregular verbs can be used as transitive or intransitive verbs. Regular और irregular verbs दोनों का इस्तेमाल बतौर transitive and intransitive verbs के किया जा सकता है. Do not get confused बेटा. When we talked about regular and irregular verbs तो हम verbs की formation के मतलब बात कर रहे हैं कि verbs second और third form में तब्दील कैसे होते हैं. But when we talked about transitive and intransitive verb तो वो regular या regular verb में से कोई भी verb transitive या intransitive हो सकता है. ठीक है. That depends upon, I have written the next sentence is the same. That depends upon their usage in a sentence. अगर किसी रेगुलर वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब भी है. अगर इरेगुलर वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है. यानी वो रेगुलर और ट्रांजिटिव या इरेगुलर और इनट्रांजिटिव एट द सेम टाइम हो सकता है. ठीक है. रेगुलर वर्ब्स कैन बी एन इनट्रांजिटिव वर्ब and an irregular verbs can be a transitive verb. That depends upon their usage in a sentence. If we have an object in a sentence, whatsoever the verb is, whether it is regular or irregular, it will be transitive. And if we do not have an object, it will be intransitive. Whether it is regular or irregular, it will be intransitive verb. Let's see the following example. The family treated the old man kindly. ठीक है बेटा. Treated is our main verb, the old man is our object. We have an object, the old man, in the sentence. Here treated is a regular verb. Why is it a regular verb? Because I have added ed at the end of treat. ठीक है. ट्रीट बेस वर्ब है, उसके आखिर में ed लगाने से हमें उसकी सिंपल पास्ट फॉर्म हासिल हुई है. Here treated is a regular verb. Treated is a regular verb, but we have also have an object, the old man, in the sentence. लेकिन साथ ही हमारे पास जुमले में एक ऑब्जेक्ट भी मौजूद है. Now if we have an object in a sentence, that means the verb used with it will be called a transitive verb. Hence the regular verb treated has been used as a transitive verb. इसलिए हमने ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन के ऑब्जेक्ट के साथ treated का जो verb इस्तेमाल किया है वो हमारा transitive verb है. Why treated is a transitive verb? Because I have an object, the old man, in the sentence. Usage of regular or irregular verbs. Continued बेटा. Let's see the following examples now. अब इन मिसालों को देखते हैं. The painting hangs on the picture. इसका उर्दू तर्जमा किया जाएगा बेटा, तस्वीर दीवार पर लटकी है. ठीक है. Here hangs is a regular verb.
हैंग रेगुलर वर्ब है, इसके आखिर में ईडी लगाने से हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हासिल करेंगे। ये अभी अपनी बेस हालत में है, बेस वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट इफ़ वी वांट टू हैव इट सेकंड और थर्ड फॉर्म वी विल डेफिनेटली बी एडिंग डी और ईडी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्म। Here hangs is a regular verb and we have no object in the sentence. हमारे पास hangs जो है वो regular verb है और जुमले में कोई object मौजूद नहीं है. Has the regular verb hangs has been used as an intransitive verb. अब चूँकि hangs के बाद हमारे पास object नहीं है, लिहाजा हमने इस regular verb hangs को एक intransitive verb के तौर पर इस्तेमाल किया है. Likewise, we may use an irregular verb as a transitive or intransitive verb. इसी तरह हम किसी irregular verb को भी transitive या intransitive verb के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. Examples: the referee blew the final whistle. Now we have a form of verb, a principal verb blew in the sentence, and then we also have an object, the final whistle. Blew is an irregular verb. Why? Because it does not follow the ed rule, because we have its first form which is blow, the second one is blew, and the third one is blown. It is an irregular verb. So blew is an irregular verb and there is an object, the final whistle. जुमले में हमारे पास the final whistle का object भी है. So blew is a transitive verb. लिहाजा blew क्या है? हमारे पास transitive verb है. He always wrote to amuse others. Now we have the principal verb wrote, but we do not have any object in the sentence. Okay, wrote is an irregular verb. Obviously, write, wrote, written is an irregular verb because it does not follow the ed rule. But there is no object in the sentence. लेकिन जुमले में कोई object मौजूद नहीं है. So wrote is an intransitive verb. लिहाजा हम wrote को एक intransitive verb कहेंगे. Hopefully, beta, you have understood the concept and formation and usage of regular and irregular verb. I would just like you to recall that a regular verb can be transitive or intransitive, and an irregular verb can also be transitive or intransitive. That depends upon their usage in a sentence. Once again, I would like to repeat that when we talk about regular or irregular verbs, we are talking about the formation from first to second and third formation of a particular verb. But when we are talking about transitive and intransitive verb, so we are discussing about the existence of object in a sentence. If there is an object in the sentence, the verb will be transitive whether it is regular or irregular, and if there is no object in the sentence, the verb will be intransitive again whether it is regular or irregular. Okay, beta, let's revise some important points. The things that we discussed today. All verbs other than auxiliary verbs are called main or principal verbs. So तमाम verbs जो auxiliary verbs के अलावा होते हैं उनको हम main या principal verbs कहते हैं. We know the main verbs as the base of verbs. हम main verbs को base of verbs के तौर पर जानते हैं. The form of the verb to which we add an ending or which we change to get other forms is the main or base form of the verb or the principal verb. वर्ब की वो हालत जिसकी आखिर में हम कोई तब्दीली लाते हैं या जिसकी दूसरी हालतें हासिल करने के लिए हमें इसे तब्दील करना होता है, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं. तो ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं, 3 नेम्स फॉर द सेम थिंग. Number 4, a main verb typically shows the action or state of being of the subject. मेन वर्ब अमूमन सब्जेक्ट के एक्शन को शो करता है या उसकी स्टेट, उसकी हालत, वो किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको जाहिर करता है. पॉइंट नंबर 5 बेटा, मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन और दे कैन बी यूज्ड विद अ हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब जुमले में अलहदा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ, या वो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. इफ़ देर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, अगर जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, द मेन वर्ब इज़ यूजुअली प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट. अगर जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर हम अपने मेन या प्रिंसिपल वर्ब को सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद रखते हैं. अमूमन ऐसे होता है, until and unless we have an adverb of frequency which is usually placed in between our main verb and subject.
अगर हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक ऑलवेज या नेवर या ऑफन जैसे वर्ड हों तो फिर हम उनको सब्जेक्ट और फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में प्लेस करते हैं। अदरवाइज अमूमन अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारा मेन वर्ब हमारे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एग्जिस्ट करता है। नंबर 7, इफ़ देर इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब भी है, द मेन वर्ब इज़ प्लेस्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, तो फिर हम मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लेस करते हैं। Main verbs can be divided into two categories on the basis of how they form the simple past or the past participle, that is regular verbs and irregular verbs. Main verbs को इस बुनियाद पर कि वो किस तरह सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हालत इख्तियार कर सकते हैं, मेन वर्ब्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनको तकसीम करते हैं, और वो दो कैटेगरीज रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स हैं। Next, beta, point number 9. Verbs whose simple past, second form, and past participle, third forms are formed by adding d or ed to the base verbs are called regular verbs. जब हम पहली form of verb के आखिर में d और ed लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म हासिल करें, यानी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हासिल करें, तो ऐसे तमाम वर्ब्स को, ऐसे तमाम बेस वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। Base verb is the first form of verb beta. This is something that you need to keep in your mind. Base verb अलहदा से कोई verb की किस्म नहीं है, ये verb की एक हालत है, ये verb की एक form है. It is not a kind of verb, it is a form of verb. जैसे हमारे पास पहली, दूसरी और तीसरी form होती है, so base verb first form of verb है. The simple past and past participle forms of regular verbs are the same. Regular verbs की दूसरी और तीसरी forms same होती हैं. Why? Because we apply the ED rule, और चूँकि दूसरी और तीसरी दोनों फॉर्म्स के आखिर में ईडी आता है, लिहाजा वो एक जैसी होती हैं। नंबर 11, irregular verbs are those who do not follow the ed rule and whose simple past and past participle are formed in different ways. irregular verbs तो तमाम होते हैं जो ed rule को फॉलो नहीं करते और उनकी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल होती है। And number 12, beta, both regular and irregular verbs can be used as transitive or intransitive verb. That depends upon their usage in a sentence. Regular या irregular verb को जुमलों में transitive या intransitive verb के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस बात का इन्हिसार जुमले में उनके इस्तेमाल पर होता है। If there is an object in the sentence, the verb will be transitive whether it is a regular or irregular verb. और अगर जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है तो खा वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है, वो intransitive verb कहलाएगा। With this, we come to an end of today's lecture, beta. I thank you all. If there is any question about the lecture, you may ask it. In fact, you are stimulated and you are encouraged to ask questions. There are only a few of them. I would appreciate if you throw more and more questions and try to क्लैरिफाई योर माइंड्स। अपनी एम्बिग्विटीज़ को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किया कीजिए बेटा। सवाल कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। अगर दिमाग में कन्फ्यूजन रहे तो वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स टू कम। बाद में आने वाली चीज़ें फिर समझ नहीं आती हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।